आज सावन सोमवार है, सबको बधाई शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज भरदट्टा लोहारा ब्लॉक में माँ की मूर्ति वहाँ गाँव वालों ने बनाया है, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया तो सब गाँव वालों ने कहा कि आप ही हाथ से उसका मूर्ति का अनावरण होना है, और तब से इंतजार हो रहा था। आज मंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में इस संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये, बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहते थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले, और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किए। 1 बार ठगाए, 2 बार ठगाए, 3 बार ठगाए, बार बार किसानों को आप नहीं ठग सकते। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मौका दिया आपको, और जैसे हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की, श्रेय लेने के लिए कूद पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 में आपने 10 क्विंटल क्यों किया था। यदि केंद्र सरकार कर रही थी, एफसीआई खरीदती है, तो फिर आप 10 क्विंटल का निर्णय क्यों लिए। ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी कारण से केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिया। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत, बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाए। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेड पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली, तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदास्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसकी अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते सीज किए। और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि ये अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 3368 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी, कहीं आसपास है भी। इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई
इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारी दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मैन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाया है और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन 4.5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताएं, इससे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई, और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया। मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहां से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ थे उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो 1-1 पाई वसूल किया जाएगा, राज्य सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और 1-1 पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, इसका मतलब ये है इस चुनाव देखकर ही ये सब, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। बचत में इनके साथ किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा कोई इनके साथ नहीं है। केवल सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, जनता के बीच में हम की स्थिति है धान और चावल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि 80% से ज्यादा की राशि चेंज लगातार है। इसमें सच्चाई की मैं इनकी सब बात मानने के तैयार, लेकिन वो बताए कि अप्रैल 2014 में उन्होंने 10 क्विंटल धान खरीदी, प्रति एकड़ खरीदी के फैसले क्यों किए? यदि केंद्र सरकार कर रही है, इसको रोका किसने किसानों को धान खरीदी करने? सबसे बड़ा सवाल तो किसने रोका? रमन सिंह बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि 2014 में आपने किसानों के धान खरीदी का 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया? बचत उत्तर तो मैं दे दूंगा। मार्केट के माध्यम से हम लोन लेते हैं, पिछले समय 22,000 करोड़ लिए, इस साल वो राशि और बढ़ेगी क्योंकि पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। इस साल जो लक्ष्य है 125 लाख, और मैं समझता हूँ 140 लाख मीट्रिक टन तक के जाएगा। बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छा होगा। तो रमन सिंह जी केवल ये बताया कि उन्होंने 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया, इसके दबाव में किया, किसानों के साथ अहित क्यों किया, लाखों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आर्थिक क्षति क्यों पहुंचाई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब बोनस क्यों बंद किया? सर, भाजपा ने अलग अलग समितियां बनाई है, कुछ तो रामलाल सोसेक और ऐसे नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति में ले लिया, तो कुछ नेताओं को जो साइड लाइन थे उन्हें घोषणा पत्र समिति या दूसरी समितियां मिले, लेकिन मेन जो प्रमुख चेहरे थे वो चेहरे कमोबेश गायब दिख रहे हैं। बड़ी चेहरे इसी किस तरह से 3 चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी,
समन पांडे जी और अजय चंद्राकर जी, मैं तो इन लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे आप लोगों को भविष्य गड़मड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरे कमेटियों में रमन सिंह के चला, विष्णु देवसाई जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ, और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। और देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे आटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाए गए। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, देखो ये अपना जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए आंध्र प्रदेश के दुर्गावती पुरंदेश्वरी, पहले किसमें थी, अब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। पंजाब में देखिए जाखड़ जी, वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। यही बात मैं कहना चाहता हूं।